प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 में हमने साथ साथ चुनाव कराने की आवश्यकता और लाभों पर विचार करते हुए समिति का सर्वसम्मति से मानना था कि देश के में साथ साथ चुनाव होने चाहिए और सरकार को इसके लिए संविधान और अन्य विधानों में जरूरी संशोधन करना चाहिए। अभी संशोधन क्या क्या थे इसके ऊपर इस एपिसोड में हम बात करेंगे। सबसे पहला संशोधन था कि अनुच्छेद 82 क भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को अधिसूचना जारी करके इस अनुच्छेद में के प्रावधान को लागू कर सकते हैं और अधिसूचना की उस तारीख को निर्धारित तिथि कहा जाएगा। अनुच्छेद 83 और 172 में निहित किसी भी उल्लेख के बावजूद निर्धारित तिथि के पश्चात हुए चुनावों से गठित लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल पूरा होने के बाद समाप्त हो जाएगा। तीसरा, संविधान या किसी भी विधान में वर्तमान में निहित किसी उल्लेख के बावजूद उप अनुच्छेद 2 में उल्लिखित पूर्ण कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराएगा और इन चुनावों पर संविधान के भाग 15 के प्रावधान आवश्यक बदलाव के साथ लागू होंगे, ऐसे संशोधनों के साथ जो जरूरी होंगे और जिन्हें निर्वाचन आयोग विशेष रूप से निर्दिष्ट करेगा। अब इस बारे में स्पष्टीकरण जो दिया गया है कि अभिव्यक्ति साथ साथ चुनाव का अर्थ लोकसभा और सभी विधानसभा को एक साथ गठित करने के लिए आयोजित आम चुनाव होगा। तो ये स्पष्टीकरण ध्यान देना जरूरी है, सारे दर्शक इसको ध्यान जरूर दें। अभी अनुच्छेद 324 क, अनुच्छेद 243 ड और अनुच्छेद 243 थ में अंतर्विष्ट किसी भी बात के हेतु हुए भी संसद विधि द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकती है कि अगर नगर पालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचन साधारण निर्वाचनों के साथ साथ आयोजित किए जाए और इस उद्देश्य के लिए नगर पालिकाओं और पंचायतों के कार्यकाल के अवधारण के उपबंधों सहित उनकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति से पहले और ऐसे मध्यावधि निर्वाचन के अधीन गठित ऐसी नगर पालिकाओं और पंचायतों के कार्यकाल को अगले साधारण निर्वाचन तक उनके कार्यकाल की शेष अवधि तक सीमित करने के लिए आवश्यक उपबंध कर सकेगी। तो ये कुछ संविधान के अनुच्छेद में क्या क्या इसमें बदलाव किए जा सकते, ये एक समिति ने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। संशोधनों से एक निर्धारित तिथि जो कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक का दिन है निर्दिष्ट करने का प्रावधान करना चाहिए, जिसके बाद सदन के गठन के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के आम चुनावों का संचालन होगा। इन सदनों का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ संपन्न होगा। नए सदनों के गठन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराएगा। जहां कोई राज्य विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकु सदन या किसी अन्य कारण से भंग होती है, वहां ऐसे नए सदन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे, जिसका कार्यकाल लोकसभा के साथ समाप्त होगा। लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनावों के साथ नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाने के तौर तरीकों के परीक्षण के लिए समिति ने नगर पालिका और पंचायत चुनावों से संबंधित विधानों का अध्ययन भी किया। इस विषय पर विशेषज्ञों द्वारा सौंपे गए सभी ज्ञापनों और पत्रों का भी समिति ने अध्ययन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार चुनाव होने से अनिश्चितता का माहौल हमेशा बना रहता है। प्रत्येक चुनाव से कुछ महीने पहले यह अनिश्चितता सरकारी तंत्र को धीमा कर देती है। राजनीतिक दल भी चुनाव के नज़रिए से फैसले लेते हैं। जब हर साल 4 से 5 राज्यों में चुनाव होते हैं तो 5 साल का आधा समय चुनाव में ही निकल जाता है। समिति ने सर्वसम्मति से राय दी कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाए।
दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाए कि अगर कि नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जाए। 100 दिन यानी अगर आप वर्किंग डेज पकड़ोगे 25 दिन, तो 4 महीने के भीतर आयोजित किया जाए। समिति ने पाया कि अधिकांशतः मतदाता सूचियों की तैयारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सूची लेकर राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का मास्टर डेटाबेस से ही स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले अपनी सूची अपडेट करते हैं या उसमें चेंज करते हैं और प्रकाशित करते हैं। कुछ मामलों में मतदाता सूचियों की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं करता है। अक्सर इन तैयारियों में काम का दोहराव हो जाता है और कभी-कभी सूची में त्रुटि भी रह जाती है। समिति ने शासन के सभी स्तरों के चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची यानी कि इंटीग्रेटेड वोटर लिस्ट और इंटीग्रेटेड वोटर डेटाबेस के महत्व को समझा है, ताकि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा हो सके तथा निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के काम में दोहराव की स्थिति से बचा जा सके। इसके लिए दोनों संवैधानिक निकायों के कामों में तालमेल बहुत जरूरी है और इसीलिए समिति ने सुझाव दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 325 में समुचित संशोधन किया जाए, ताकि निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोग के साथ परामर्श कर एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो यानी कि इंटीग्रेटेड इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक नंबर, एपिक कार्ड से अभी काफी लोग परिचित हो चुके हैं, उसकी अभी एक इंटीग्रेटेड एपिक बनेगी। जहां तक साथ साथ चुनाव के लिए आवश्यक प्रबंधों का संबंध है, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम, वीवीपैट, चुनाव कर्मियों, सुरक्षा बलों और चुनाव सामग्री इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता संबंधी विवरण सौंप दिया है। उन्होंने साथ साथ चुनाव में होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण भी सौंप दिया है। साथ साथ चुनाव के लिए तय किए जाने वाले समय के अनुरूप इस अद्यतन करने की जरूरत होगी। तदनुसार समिति ने सुझाव दिया है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के साथ साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी साजो सामान की व्यवस्था के लिए भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग एक समुचित योजना बना सकते हैं, यानी कि ऑल इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड प्लानिंग डॉक्यूमेंट। निश्चितता सुशासन के उद्देश्य से लिए जाने वाले निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तीव्र विकास की गति मिलती है। दूसरी तरफ अनिश्चितता से नीतिगत फैसलों में बाधा आती है। उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं में अन्य बातों के अलावा शासन के 3 स्तरों में लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए चुनाव में तालमेल लाना शामिल है। इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा। इन अनुशंसाओं को लागू किया जाना आकांक्षी भारत की दिशा में प्रयासों के अनुरूप होगा। तो ये एक हमारा कार्यकारी सारांश रिपोर्ट था। आगे के एपिसोड्स में इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से बात होगी, लेकिन एक बात तय है कि इतना बड़ा और व्यापक कार्यक्रम सरकार ने अपने हाथ में लिया है, समिति ने अपनी सिफारिशें करी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो चुका है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को टारगेट भी दिया है। बजट सत्र हमारा 1 फरवरी 2025 से शुरू होगा और शायद ही 1 महीने चले या 1.5 महीना चले। तो जो भी उसकी अवधि होगी, अवधि के आखिरी सप्ताह के पहले दिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन अपना पहला रिपोर्ट या ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा में टेबल करने की संभावना है। शायद ये एक्सटेंशन भी मांग सके, जैसे कि हमने देखा था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ बोर्ड ने भी एक्सटेंशन मांगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अभी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो जब तक ये कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ जाता, मेरा
प्रयत्न रहेगा कि ये पुरानी रिपोर्ट जो ऑलरेडी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है, जो कम से कम 47 या 50 से ज़्यादा जेपीसी मेंबर्स को एक एक कॉपी दी है, एक एक सूटकेस में हार्ड कॉपी, और वो सब अभी पढ़ के अपनी अपनी राय, अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी आगे से अपडेट में देते रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है कि अगर ये प्रोग्राम और ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स आपको पहले से पता चल सके। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। जय श्री राम।